नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कमोडिटी की क्लास में बात करेंगे ग्वार मार्केट की उन तमाम बारीकियों की जो आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है। और आज ग्वार की बारीकियां समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीडीएक्स के सीनियर वीपी अरुण यादव साहब। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। और चूँकि ग्वार एक बहुत ही मतलब हलचल वाली कमोडिटी है आपके प्लेटफॉर्म की, और ग्वार मार्केट पे सबकी नज़र भी रहती है, तो हमारी कोशिश है कि आज इस कमोडिटी की क्लास के ज़रिए हम अपने ऑडियंस को ग्वार मार्केट की वो तमाम बातें बताएं जो उनके ट्रेड के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए जानना समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि पहले तो आप हमें ये बताएं कि ग्वार कमोडिटी कितनी लिक्विड कमोडिटी है और ग्वार के डोमेस्टिक और ग्लोबल फंडामेंटल हैं क्या? धन्यवाद मृत्युंजय जी। जैसा आपने बताया कि ग्वार काफ़ी एक वोलेटाइल कमोडिटी रहती है और क्यों वो वोलेटाइल है उसके पीछे इसके जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फंडामेंटल्स है वही मेजर कारण है। तो अगर इसके फंडामेंटल से शुरुआत की जाए तो किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की तरह इसमें भी जो सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्टर होता है वो सप्लाई और डिमांड होता है। और सप्लाई साइड में क्योंकि इसकी जो उपज है वो ऐसे एरिया में होती है जहाँ बहुतायत में ये फसल जो है वो बारिश के ऊपर निर्भर करती है। जैसे जो आपका पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है वो, कुछ हिस्सा हरियाणा का और कुछ हिस्सा गुजरात का। तो ये मिला के लगभग 95 से 100% तक की जो क्रॉप है इन 3 राज्यों के अंदर होती है, जिसमें से 90% के आसपास फसल जो है वो राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से आती है। तो बारिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर, और बारिश कितनी हो रही है, आवश्यकता से अधिक हो रही है या आवश्यकता से कम हो रही है, उसका सीधा-सीधा असर जो है ग्वार की फसल के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो साल दर साल इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो किसी साल जो है जैसे आप भी जैसे ट्रैक करते हैं तो कभी लोग कहते हैं 1 करोड़ बोरी की फसल है, अगले साल ऐसा भी अनुमान आता है लोगों का कि शायद 50 लाख बोरी की फसल है। तो अनुमान बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। दूसरी तरह का अगर हम कंज़म्पशन की बात करें तो कंज़म्पशन के अंदर जो है मेजर ये एक्सपोर्ट ड्रिवन कमोडिटी है जो इंडिया के लिए जो है बहुत सारा फॉरेक्स लेके आती है। और इसका बहुत सारी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ है। तो लगभग 80 से 90% जो ग्वार हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है, वो ग्वार गम के रूप में एक्सपोर्ट में जाता है। तो एक्सपोर्ट से कैसे डिमांड निकल के आ रही है, वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके ऊपर इसकी कंज़म्पशन पैटर्न डिपेंड करता है और इसके जो फंडामेंटल में सबसे बड़ा रोल वो अदा करता है। ओके, ये आपने बढ़िया बताया। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे कि जो ग्वार का ऑप्शंस है या फिर जो पूरा ग्वार का कॉम्प्लेक्स है, उसमें आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं स्टेक होल्डर्स के लिए? देखिए जैसा आपने कहा कि किसी भी वायदा कारोबार में किसी भी जिन्स के या किसी भी कमोडिटीज़ के होने का सबसे बड़ा पर्पज़ होता है, वो होता है कि जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उसके, वो हुँ, अपना रिस्क वहाँ पे मैनेज कर पाएँ। और क्योंकि ग्वार एक हालाँकि पिछले 1 डेढ़ साल में एक रेंज बाउंड प्राइस रहा है इसका, बट अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इतिहास बताएगा कि पिछले 10 सालों में इसके भावों में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहा है, जो हुँ, हमने फंडामेंटल की बात की उसकी वजह से। तो इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो इसके अंदर कार्यरत है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि प्रोसेसर हो या एक्सपोर्टर हो, उन हुँ, सबके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अपने रिस्क को कहीं मैनेज कर पाएँ। और जो वायदा जो एक्सचेंज के ऊपर चलता है, उसके अंदर ये सारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स अपने रिस्क को मैनेज कर पाते हैं। और उसका एक देखिए सटीक उदाहरण ये है कि आपको अगर ये देखना है कि कितना रिस्क मैनेजमेंट में कोई कमोडिटी सही से वो कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि उसके स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेज़ में कितना कोरिलेशन है। यानी अगर उसके जो स्पॉट के प्राइसेज़ हैं और जो वायदे के जो प्राइसेज़ हैं, फ्यूचर्स के प्राइसेज़ अगर साथ-साथ मूव करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से वो दोनों काफ़ी हाइली कोरिलेटेड है और वो अपना जो काम है रिस्क मैनेजमेंट का वो अच्छे से कर पा रही है। तो ग्वार के केस में हमने ये देखा है कि इसके जो फ्यूचर्स के या वायदे के जो भाव हैं, वो स्पॉट से बहुत अधिक कोरिलेटेड है। यानी कि अगर मैं स्पॉट में माल लेता हूँ और उसको मैं अपने स्टॉक को अगर हेज करना चाहता हूँ एक्सचेंज में बेच के, वायदा बेच के, तो अगर बाद में अगर हाजिर में मेरे भाव गिरते हैं, तो वहाँ पे जो मुझे नुकसान होगा उसी तुलना में मुझे जो है फ्यूचर्स में जो है वो प्रॉफ़िट हो जाएगा और मेरा जो लॉस है वो नेट ऑफ हो जाएगा। तो फ्यूचर्स का ये हुँ, काम होता है। उसी प्रकार से अगर मुझे फॉरवर्ड में फ्यूचर्स में माल खरीदना है, मुझे माल की आवश्यकता है और मुझे बल्क में माल मान लीजिए हाज़िर में नहीं मिल रहा है, तो मैं वायदा ले सकता हूँ और कल को धीरे-धीरे करके जैसे ही मैं हाज़िर से माल परचेज़ करूँगा और वायदे को स्क्वायर ऑफ करूँगा या काटूँगा, तो लगभग उन्हीं भावों में या उसी उतार-चढ़ाव के साथ जो हाज़िर में हुआ है, मुझे माल या वायदे में हुआ है, उसी डिफरेंस में मुझे हाज़िर में भी माल मिल जाएगा। तो अगर बाज़ार हाज़िर में तेज़ हुआ है, तो वायदे में भी तेज़ होगा, हाज़िर में मंदा हुआ है, तो वायदे में भी मंदा होगा। तो उस प्रकार से काफ़ी हद तक उस रिस्क को मैनेज करने में जो भी
भी पार्टिसिपेंट हेजिंग के लिए आ रहा है, मुझे लगता है कि वो 100% यहाँ पे अपनी जो जो फंडामेंटल का रिस्क है, जो फिजिकल का रिस्क है, उसको वायदे में रिस्क को मैनेज कर पा रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये हेजिंग का भी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और जो हेजिंग करना चाहते हैं, जो अपना रिस्क कम करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर है, राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर कि ग्वारगम में जब कोई स्ट्रेटेजी बनती है ना, तो उसके लिए जो रेलिवेंट टूल्स हैं, प्रॉपर मतलब रेलिवेंट टूल्स क्या होने चाहिए और क्या मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए? जी, तो मृत्यु जी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अभी तक हमारे पास फ्यूचर्स या वायदा था, तो उसको लेके आप अपना रिस्क मिटिगेशन कर सकते थे। किंतु ये देखा गया है कि बाज़ार के अंदर समय के साथ में परिवर्तन आते हैं, और अगर आप इक्विटी बाज़ार को देखें या फिर आप नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को भी देखें, तो ऑप्शंस जो है वो एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर आया है पिछले 10 से 15 साल में। तो इक्विटी बाजार में पिछले 15 साल में आप देखोगे तो लगभग अब 90% जो वॉल्यूम है वो कहीं न कहीं ऑप्शंस की तरफ डाइवर्ट हुआ है। उसी प्रकार से नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी एक बड़ा वॉल्यूम जो है पिछले 4 से 5 साल में, वो ऑप्शंस की तरफ डाइवर्ट हुआ है। उसका कारण ये है कि वहाँ एक तो जो ट्रेड कर रहे हैं उनको लिवरेज ज़्यादा है, यानी कि वो कम पैसों में बड़ा अपना जो है रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पार्टिसिपेंट को कई बार ऐसा लगता है कि यार अगर मैं हेजिंग कर रहा हूँ, तो मुझे हेजिंग के साथ-साथ अगर बाज़ार मेरे फ़ेवर में जाता है तो मुझे उसका मुनाफ़ा भी हो। तो फ्यूचर्स में वैसा नहीं होता है, जबकि ऑप्शंस में आपको वो लाभ भी मिल जाता है। तो मैं अगर आपको एक छोटा-सा उदाहरण देके समझाऊँ, हुँ, तो मान लीजिए कोई प्रोसेसर है जिसको 2 महीने आगे का ग्वार गम का एक्सपोर्ट करना है, हुँ, तो यदि अगर वो फ्यूचर्स में या वायदे में अपने आप को वो पोज़ीशन लेता है, तो क्या होगा कि अगर बाज़ार गिर जाता है, तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि उसको हाज़िर में जो है एक तरीके से नुकसान हुआ है, जबकि एक्सपोर्ट में उसने माल ऊँचा बेचा हुआ है। जबकि अगर बाज़ार बढ़ जाता है, तो डेफ़िनिटली उसको फ्यूचर्स में फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसका अपोज़िट का वो फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। जबकि अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, तो यहाँ पे वो वायदा लेने की बजाय अगर एक कॉल ऑप्शन उसने लिया होता, हुँ, और उस केस में अगर बाज़ार बढ़ जाता, तो उसके कॉल ऑप्शंस में ज़्यादा पैसे, मतलब जो उसका जो इंक्रीमेंट जो हुआ है, जो बढ़ा है, वो मिलता। साथ-साथ में अगर बाज़ार गिर जाता, यानी विपरीत भी जाता, तो भी वो सस्ते में माल जो है वो हाज़िर से खरीद करके सप्लाई कर सकता था। तो बाज़ार गिरने पे भी उसको नुकसान नहीं होता, केवल उतना नुकसान होता जितना उसने प्रीमियम दिया है। उसके अलावा जो है, वो सस्ता माल जो है बाज़ार से खरीद सकता था। तो इसलिए एक तरीके से जो ऑप्शंस है, वो थोड़ा-सा बेटर टूल हो जाता है प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए। और दूसरा जो मैंने लिवरेज की बात की, हुँ, तो जैसे आप अगर फ्यूचर्स में या वायदे में कोई ट्रेड करते हैं, तो आज हुँ, की डेट में ज़्यादातर जिन्सों पे 10 से 15% के आस-पास जो है वो इनिशियल मार्जिन्स है। जबकि जो प्रीमियम होता है वो 1 महीने का, अगर मैं बात करूँ, जो अभी हम पिछले 6-7 महीने की हिस्ट्री देखें, तो लगभग 2%, 1.5 से 2% के आस-पास एट द मनी का जो है प्रीमियम होता है। तो ये एक डिफरेंस देखा गया है। तो कम पैसा देके मैं लगभग-लगभग उसी प्रकार का रिस्क को मैनेज करने के लिए मैनेज कर पा रहा हूँ, या वो मैनेज करने की मेरे पास काबिलियत है। तो इसीलिए ऑप्शंस की तरफ जो है लोगों का रुझान थोड़ा बढ़ा है मार्केट के अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसीलिए चूँकि ऑप्शन एक ल्यूक्रेटिव मैकेनिज़्म है, तो इसमें आप कह रहे हैं कि रुझान बढ़ा है। अब ज़रा हमारे उन ऑडियंस के लिए जो कि एग्री के जो एग्री ट्रेड में दिलचस्पी रखते हैं, वो बहुत गौर से ज़ी बिज़नेस देखते हैं, सुनते हैं। तो आप ज़रा बताइए उन लोगों के लिए कि जो लोग ग्वार के कारोबार में उतरना चाहते हैं, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो फिज़िकल में हो, चूँकि कनेक्टेड मार्केट हैं, तो उनको 3-4 ऐसी ख़ास बातें हैं जिनके ऊपर उनको ध्यान या नज़र उनकी होनी चाहिए। फंडामेंटल को कैसे ट्रैक करें अंदर। वो? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जो एक्सपोर्ट के फंडामेंटल्स है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है, वो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत सारे रिसर्च हाउसेस भी वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि एक्सपोर्ट क्या है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, किस प्रकार की सिचुएशन है। तो उसको ट्रैक करना बहुत आवश्यक है, अगर आपको इमीडिएट ये देखना है कि डिमांड सप्लाई की सिचुएशन क्या है। दूसरा, आई थिंक जो एक चीज़ काफ़ी लोग जो कार्य कर रहे हैं, वो ये भी देखते हैं कि कितनी फसल हुई है। लेकिन फसल के साथ-साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो देखने का, वो ये है कि कैरी ओवर कितना है, क्योंकि कैरी ओवर और फसल मिला के ही आपकी टोटल सप्लाई डिटरमाइन होती है। तो काफ़ी बार हमने ये देखा है कि आप ये तो देखने की कोशिश करते हो कि इस बार की क्रॉप क्या हुई है या कितनी पैदावार हुई है, लेकिन कैरी ओवर कितना है वो ऑफ कोर्स जानना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है अगर हम कहीं फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनिटली हमें उसकी जानकारी जुटाने के लिए भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। तो ट्रेड करने से पहले भी हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए जितनी हम ट्रेड के बाद करते हैं। तो मुझे लगता है अगर पहले ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो या जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं वो सही होने की चेष्टा जो है, वो गुंजाइश जो है वो ज़्यादा होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। साथ-साथ में जी, जैसा जी। हाँ जी, कंटिन्यू करें। जी। हाँ, साथ-साथ में जो डिफरेंट वैल्यू चेन है, जैसे अभी हमने देखा कि हमारे साथ बहुत सारे जो फार्मर हैं या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं,
एफपीओ जो हैं लगभग 600 से अधिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको ये चीज़ समझ में आई कि मेरे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मैं अपना माल मंडी में बेचने के अलावा भी प्राइस देख सकता हूँ, भाव देख सकता हूँ। हुँ, और ये चीज़ देख के बहुत सारे एफपीओज़ ने जो है अपना माल अगर उन्हें यहाँ बेहतर भाव मिल रहा था, तो यहाँ पर डिलीवर करना शुरू किया। तो बहुत ओके, छोटी-सी चीज़ है। ओके, आपको केवल राइट, ये देखना है कि प्राइस मुझे बेटर कहाँ मिल रहा है। राइट। चलिए बहुत शुक्रिया आप अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में ग्वार मार्केट की बारीकियों को आपने समझाया इसके लिए बहुत शुक्रिया। छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।